आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सिविलियंस में स्वागत है, जहां पर आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से जेपीएससी का लगातार क्लासेस दिए जा रहे हैं और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा, हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, और हम लोग का सिलेबस में प्राचीन से 5 क्वेश्चंस, मध्यकालीन से 5 क्वेश्चंस और आधुनिक इतिहास से 5 क्वेश्चंस मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे, फिर हम लोग मध्यकालीन और प्राचीन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का सबसे पहला चैप्टर वो है मराठा साम्राज्य। तो देखिए, चीज़ों को हम लोग बहुत ही अच्छा से यहाँ पे समझेंगे और समझते हुए चीज़ों को याद भी करेंगे। ठीक है, देखिए, मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक थे वो थे शिवाजी। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो इनका जन्म हुआ था पूना सिवनेर नामक जगह पर। महाराष्ट्र का एक एरिया है, वर्तमान जो महाराष्ट्र है हम लोग का। ठीक है, ये एरिया, यहाँ पर एक जगह था पूना, और इसी के समीप थोड़ा सा, मतलब पूना के ही समीप एक जगह है सिवनेर, वहाँ पे शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, 1627 में। तो ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक भी माना जाता है। ठीक है, गोरिल्ला युद्ध, इसमें क्या होता है, तो गोरिल्ला युद्ध में दुश्मनों से बचने के लिए उन पर अचानक से हमला किया जाता है। ठीक है, इनके पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, गुरु का नाम कौंडदेव। तो ये हो गया शिवाजी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो शिवाजी का सबसे पहला सैन्य अभियान देखते हैं। तो शिवाजी का सबसे पहला जो सैन्य अभियान होता है वो दक्षिण भारत का एक जगह है बीजापुर। ठीक है, तो बीजापुर के विरुद्ध इसने सबसे पहला सैन्य अभियान करता है और यहाँ पे तोरण का किला जीत लेता है। ठीक है, इसके बाद पन्नाला का किला, फिर कोल्हानपुर का किला, फिर पुरंदर का किला जीता और अपने सेनापति अपने ने यहाँ का, यानी कि बीजापुर का जो सेनापति थे अफजल खान, उनकी हत्या कर दी। तो अफजल खान जो थे वो बीजापुर के सेनापति थे। ठीक है, यानी कि शिवाजी का सबसे पहला अभियान होता है दक्षिण भारत में बीजापुर के विरुद्ध। यहाँ पर तोरण का किला को जीतता है, साथ ही साथ उसके बाद, मतलब तोरण का किला जीतने के बाद पन्नाला, फिर कोल्हानपुर, फिर पुरंदर, ये 3 तो किला जीतता है। हालांकि किला तो बहुत सारा जीतता है, बट ये 3 इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ का जो सेनापति था बीजापुर के, जिनका नाम था अफजल खान, इनकी हत्या कर देता है। कौन? शिवाजी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1657 में शिवाजी का मुलाकात औरंगजेब से होती है। देखिए, यहाँ समझिए, एक साइड यानी कि महाराष्ट्र वाला एरिया में शासन कर रहे हैं शिवाजी और इसी के समांतर दिल्ली में शासन कर रहे हैं इस समय औरंगजेब। ठीक है, और औरंगजेब शिवाजी के साथ, मतलब औरंगजेब का कभी शिवाजी से बना ही नहीं, इन दोनों में दुश्मनी हमेशा रहता था। ठीक है, यहाँ पर शिवाजी चाहते थे, मतलब जब शिवाजी का मुलाकात औरंगजेब से हुआ तो शिवाजी ने सोचा कि औरंगजेब से थोड़ा संधि किया जाए। ठीक है, औरंगजेब से, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी के साथ संधि करना मना कर दिया। ठीक है, देखिए, 1657 में शिवाजी का मुलाकात औरंगजेब से होती है। फिर शिवाजी औरंगजेब से संधि करना चाहता था, किंतु औरंगजेब ने अस्वीकार कर दिया। क्लियर?
आगे है, शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान को पराजित कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ समझिए। औरंगजेब तो शिवाजी के साथ तो संधि किया नहीं, और इन दोनों में दुश्मनी भी काफ़ी था। तो औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी को कैसे बिगड़ के पराजित किया जाए। तो शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने काफ़ी सारा अभियान किया। ठीक है, उनमें से एक प्रमुख है, अपने मामा को भेजा जिसका नाम था शाइस्ता खान। ये ठीक है, तो शाइस्ता खान को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा जाता है। किनके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान को पराजित कर दिया। उसके बाद 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा। अब यहाँ पे हुआ क्या, औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा था कि शिवाजी पराजित हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, शिवाजी ने ही शाइस्ता खान को पराजित कर दिया। क्लियर। और उस समय मुगलों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था सूरत। ठीक है, व्यापार वगैरह बहुत ज़्यादा सूरत से ही होता था। तो शिवाजी ने सूरत को ही जाके लूट लिया, और ये पहली बार लूटा सूरत को। किसने? शिवाजी ने। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे है, जब शिवाजी ने सूरत को लूटा तो औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान किया जिसका नेतृत्व राजा जय सिंह कर रहे थे। अब यहाँ पे भी समझिए, सबसे पहला औरंगजेब का हार तब होता है जब औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान को पराजित किया जाता है। ठीक है, शिवाजी के द्वारा शाइस्ता खान को पराजित किया जाता है शिवाजी के द्वारा। उसके बाद औरंगजेब ने जय सिंह को भेजता है, ठीक है, शिवाजी को पराजित करने के लिए। और इस बार जय सिंह सफल हो जाता है इस मामले में। ठीक है, यानी कि सबसे पहले शाइस्ता खान पराजित हो गया, लेकिन जय सिंह सक्सेस हो जाता है शिवाजी को पराजित करने के लिए। तो देखिए, जब शिवाजी ने सूरत को लूट लिया तो औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान किया जिसका नेतृत्व राजा जय सिंह कर रहे थे। औरंगजेब ने जय सिंह को इसलिए भेजा क्योंकि ये जो सूरत था, अभी हम आपको बताएं कि सूरत उस समय मुगलों का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, और शिवाजी यहीं पर अपना कब्जा कर लिया था सूरत में ही। इसीलिए जय सिंह को भेजना पड़ा औरंगजेब को। और जय सिंह एक वीर योद्धा था, ठीक है, जिसने शिवाजी को भी पराजित कर दिया। इस अभियान में शिवाजी पराजित हो गया। अब जब शिवाजी पराजित हो गया तो राजा जय सिंह और शिवाजी, इनके बीच एक संधि होता है। इस संधि में, ये संधि होता कहाँ है, तो पुरंदर में होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है पुरंदर की संधि। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पुरंदर की संधि किनके बीच, तो शिवाजी और जय सिंह के बीच। ठीक है, इस संधि में क्या डील होती है, तो इस संधि में शिवाजी को जीते गए 35 किलो में से 23 किला मुगलों को लौटाना पड़ गया। ठीक है, शिवाजी जितने सारे किले जीते थे, यहाँ पे 35 मेंशन है, तो 35 याद रखिएगा। 35 किला में से 23 किला मुगलों को वापस लौटाना पड़ गया। ठीक है, तो यह संधि आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अभी तक क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध अभियान किए, इसमें तोरण का किला जीत लिए। फिर कोल्हानपुर, पन्हाला और पुरंदर का किला जीता। ठीक है, उसके साथ ही वहाँ का जो सेनापति था, कहाँ के, बीजापुर के, नाम था अफजल खान। तो अफजल खान को मार दिया। फिर उसी समय शिवाजी का मुलाकात होता है औरंगजेब से। तो औरंगजेब से शिवाजी ने सोचा कि संधि कर लेते हैं, तो औरंगजेब ने मना कर दिया शिवाजी को संधि करने के लिए। औरंगजेब शिवाजी को मना कर दिया। ठीक है, और औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए बहुत सारा अभियान किया, जिनमें से सबसे पहले अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। ठीक है, इसमें शाइस्ता खान पराजित हो जाता है। उसके बाद जय सिंह को भेजता है, इसमें जय सिंह सक्सेस हो जाते हैं।
और जैसे सक्सेस हो जाता है यानी शिवाजी को पराजित कर देता है। फिर शिवाजी और जयसिंह के बीच एक संधि होता है और इस संधि में शिवाजी को 35 किला में से 23 किला मुगलों को वापस लौटाना पड़ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब शिवाजी तो पहला संधि यही हो गया कि 35 किला में से 23 किला को मुगलों को लौटाना पड़ेगा। उसके साथ ही आगे क्या होता है, शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। कहाँ पे? आगरा में जयपुरी महल में। ठीक है, शिवाजी को जयपुरी महल आगरा में कैद रखा गया। उसके बाद शिवाजी ने भेष बदलकर वहाँ से भागने में सफल हो गए। यहाँ पे समझिए, शिवाजी को पराजित भी किया जाता है, साथ ही इनको आगरा में भी कहाँ, तो जयपुरी महल में कैद रखा जाता है। ठीक है, लेकिन शिवाजी यहाँ पे अपना भेष बदल करके भाग जाता है। ठीक है, और जब भागता है तो उसके बाद वापस कहाँ जाता है, तो वापस फिर से जाता है सूरत, और सूरत को इसने दोबारा लूटता है। तो वही लिखा है कि फिर शिवाजी ने दोबारा सूरत को लूटा और रायगढ़ के किला में अपना राज्याभिषेक भी कराया। इतना ही नहीं, उसके बाद ये छत्रपति की उपाधि भी धारण किया। छत्रपति एक पद होता है, ठीक है, एक पद होता है। जिस तरीके से राजा होता है, जिस तरीके से बादशाह होता है, उसी तरीके से छत्रपति भी एक पद होता है। तो शिवाजी सूरत को दोबारा लूटता है। दोबारा लूटने के साथ ही रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक भी कराता है और छत्रपति की उपाधि भी धारण करता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है छत्रपति शिवाजी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। छत्रपति का उपाधि किसने धारण किया था? शिवाजी ने सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान होता है कर्नाटक के विरुद्ध। इसको भी आप याद रखिएगा, अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध। फिर है औरंगजेब द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि तथा पुनः जज्जिया कर लगाया गया। समझिए यहाँ पे हुआ क्या। अगर शिवाजी के बारे में हम लोग अभी शॉर्ट समरी करेंगे तो क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण किया, यहाँ पे तोरण का किला जीता, फिर पन्हाला का किला जीता, कोल्हानपुर का किला जीता, पुरंदर का किला जीता। साथ ही वहाँ का जो सेनापति था जिसका नाम था अफजल खान, ठीक है, अफजल खान की हत्या भी कर दिया। उसके बाद शिवाजी का मुलाकात औरंगजेब से होती है। फिर औरंगजेब से संधि करना चाहता था शिवाजी, लेकिन औरंगजेब ने अस्वीकार कर दिया और औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा जिसका नाम था शाइस्ता खान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शाइस्ता खान पराजित हो जाता है। फिर औरंगजेब ने जयसिंह को भेजता है। जयसिंह यहाँ सफल भी हो जाते हैं, यानी शिवाजी को पराजित कर देते हैं और शिवाजी से एक संधि करते हैं। इस संधि में शिवाजी को 35 किला में से 23 किला मुगलों को वापस लौटाना पड़ गया। साथ ही शिवाजी को कैद तक कर लिया गया, बहुत हद तक, यानी कि इतना कुछ हो गया, शिवाजी कैद तक हो गए। लेकिन इसके बाद भी शिवाजी जेल से भाग जाता है। भागने के साथ ही जो सूरत इसने लूटा था, सूरत को दोबारा से लूटता है और अपना राज्याभिषेक कराता है। यहाँ तक कि छत्रपति का उपाधि भी धारण करता है और कर्नाटक के विरुद्ध भी अपना अंतिम अभियान करता है। तो इतना सारा चीज़ ये जेल से भागने के बाद फिर से कर दिया, जिस कारण से औरंगजेब शिवाजी से परेशान हो गया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो मजबूरी में औरंगजेब शिवाजी से कभी जीत ही नहीं सका और मजबूरी में शिवाजी को राजा की उपाधि दिया गया। ठीक है, तो औरंगजेब द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि दे दिया गया और पुनः जजिया कर लगा दिया गया। थोड़ा सा जजिया कर के बारे में समझते हैं। तो जजिया कर बेसिकली मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाता था। ठीक है, यानी कि ये गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर होता था। बस इतना ही समझना इसमें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आउट होता है ये सब क्वेश्चन कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम जो लगाया था जजिया कर वो थे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है,
और समाप्त किया था अकबर ने, और फिर से अभी औरंगजेब ने लगाया, और इसको पूरी तरीके से समाप्त करने वाले थे मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। जब हम लोग मेडिवल पढ़ेंगे तो इसको पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे। फिलहाल अभी आप ये 4 को फैक्ट्स याद रख लीजिए कि सबसे पहले जज्जाकर जो लगाने वाले थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे, और समाप्त करने वाले थे अकबर। और पुनः यानी अकबर समाप्त तो कर दिया, उसके बाद औरंगजेब जज्जाकर को फिर से लगा दिया, और जज्जाकर को पूरी तरीके से समाप्त करने वाले थे मोहम्मद शाह। इनको रंगीला बादशाह भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो शिवाजी का जो अंतिम अभियान था, अंतिम अभियान वो आपको याद रखना है, वो था कर्नाटक के विरुद्ध, और 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी का जो जीवनी है वो बखर नामक पुस्तक में लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। और अंतिम जो छत्रपति थे वो थे शाहू जी। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का शिवाजी के बारे में टॉपिक खत्म। आप देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा था कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा बोला जाता है। तो पहाड़ी चूहा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि औरंगजेब कभी शिवाजी से जीतने ही नहीं सका। इवन ये मतलब यहाँ तक कि ये जेल में कैद भी हो गए थे। औरंगजेब इसको जेल में कैद करने में सफल भी हो गया था। ठीक है, लेकिन जेल से ये वापस भाग भी गया और सूरत को फिर से लूट लिया, और लूटा ही नहीं, अपने आप को राजा यानी छत्रपति का पद भी, उपाधि भी धारण कर लिया, अपने आप का राज्याभिषेक भी करा लिया। ठीक है, इसीलिए इनको पहाड़ी चूहा बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया शिवाजी का टॉपिक खत्म। अब आप लोग देखते हैं पेशवा का काल। तो पेशवा भी एक पद का नाम है। ठीक है, तो पेशवा का काल चलता है 1713 से 1818 तक। तो सबसे प्रथम पेशवा जो रहते हैं वो रहते हैं बालाजी विश्वनाथ। देखिए, तो अंतिम छत्रपति के पद पे कौन थे? शाहू जी। तो देखिए यहाँ पे शाहू जी ने इन्हें 1717 ईस्वी में अपना प्रतिनिधि बनाकर मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियार के पास भेजा। अब देखिए, जब शिवाजी शासन कर रहे थे यहाँ पे मराठा साम्राज्य में, तो उधर दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? औरंगजेब। ठीक है, अब शिवाजी का मृत्यु हो चुका है। अब आया है हम लोग का पेशवा का काल। तो जब हम लोग का सबसे पहला पेशवा आए बालाजी विश्वनाथ, तो इस समय दिल्ली में किसका शासन है? तो मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियार। ठीक है, ये सियर है, फ़र्रुखसियार। एक मिनट। तो इस समय मुग़ल बादशाह कौन शासन कर रहे हैं? तो फ़र्रुखसियार। तो शाहू जी ने 1717 ईस्वी में अपना प्रतिनिधि बनाकर मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियार के पास भेजा। फ़र्रुखसियार ने इन्हें छत्रपति की पद को मान्यता दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहला छत्रपति की उपाधि किसने लिया था? तो शिवाजी ने लिया था। अंतिम छत्रपति कौन थे? शाहू जी थे। ठीक है, और शाहू जी ने क्या किया, जो बालाजी बाजीराव थे इनको अपना प्रतिनिधि बनाकर कहाँ ले गया गया? तो मुग़ल बादशाह के दरबार में उस समय शासन कर रहे थे फ़र्रुखसियार, और फ़र्रुखसियार ने छत्रपति के पद को मान्यता दे दिया। ठीक है, छत्रपति के पद को मान्यता दे दिया गया। किसने दिया? तो फ़र्रुखसियार ने दिया। ठीक है, और इस संधि को मराठा शासन का मेगना कार्टा कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि मराठा शासन का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है? तो जब फ़र्रुखसियार ने छत्रपति के पद को मान्यता देने के लिए शाहू जी के साथ गए थे दिल्ली, यानी कि शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना प्रतिनिधि बना करके जब मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियार के दरबार में ले गया गया, तब वहाँ पे मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियार ने छत्रपति के पद को लिखित में मान्यता दे दिया। ठीक है, लिखित मान्यता, और इसी को बोला जाता है मराठा शासन का मेगना कार्टा। क्लियर? ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो ये थे हम लोग का बालाजी विश्वनाथ के बारे में। तो इसके बारे में केवल एक ही चीज़ याद रखिए कि छत्रपति के पद को लिखित में मान्यता मिला था। ठीक है, अब अगला जो पेशवा है वो है बाजीराव प्रथम। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से देखते हैं।
बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा भी बोला जाता है। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे ये। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे बाजीराव प्रथम। गुरिल्ला पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग बाजीराव प्रथम ने किया था। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि गुरिल्ला पद्धति, इसमें दुश्मनों पर अचानक से वार किया जाता है। ठीक है, दुश्मनों पर अचानक से वार किया जाता है। और सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध को शिवाजी ने अपनाया। देखिए, जहाँ जहाँ टॉपिक रिलेटेड मिलेगा वहाँ वहाँ मैं आपको चीज़ों को रिपीट करता रहूँगा ताकि यहीं पे आपको चीज़ें याद हो जाए। देखिए, समझने के साथ आपको याद भी कर लेना है। ठीक है, तो शिवाजी ने सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध का स्टार्टिंग किया था और इसको सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया था बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, जिस कारण से इसको लड़ाकू पेशवा बोला जाता है। अब यहाँ पे समझना है, हैदराबाद के शासक जिनका नाम था निजामुल मुल्क। देखिए, हैदराबाद का जो शासक था हैदराबाद, तो उसको निजाम बोला जाता था। ठीक है, तो हैदराबाद के जो शासक थे निजामुल मुल्क, इन्हीं को मतलब निजामुल मुल्क को ही चिनकिलीज खान बोला जाता है। ठीक है, यानी हैदराबाद का जो संस्थापक थे ना वो थे चिनकिलीज खान। याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो निजामुल मुल्क को पराजित करता है किसने? बाजीराव प्रथम ने। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जब पराजित करता है तो वहाँ पे होता है मुंशी शिवगांव की संधि। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस संधि में होता क्या है? तो मुंशी शिवगांव की संधि में होता है हैदराबाद को मराठों का कुछ कंडीशन को मानना पड़ता है। ठीक है, बस इतनी याद रखें। उसके बाद है बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहू जी से कहा कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगी। ठीक है, ये जब बात बोला गया किनके द्वारा? बाजीराव प्रथम के द्वारा, तो साहू जी ने रिएक्शन दिया कि आप निसंदेह आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं और आपके प्रयास से मराठा साम्राज्य का पताका कटक से अटक तक लहराए जाएंगे। यहाँ पे समझ लें, देखिए उस समय जो यहाँ पे जो लिखा है पुराने वृक्ष के जड़, इसका तात्पर्य मुगल वंश से है। ठीक है, क्योंकि मराठा के जो समानांतर कोई शासन चल रहा था वो चल रहा था मुगल वंश। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम का कहना था कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, यानी कि मुगल वंश का बात कर रहा है कि चलिए हम लोग मुगल वंश को ही सीधे वार करते हैं, वहीं पे हमला करते हैं, ताकि जितना भी इसका जो छोटा छोटा जितना भी शाखा है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मेन वृक्ष का जो जड़ है वो है मुगल वंश। अगर यही समाप्त कर देते हैं हम लोग तो बाकी जितना छोटा मोटा शाखा है उस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो वही बोला जाता है बात बाजीराव प्रथम के द्वारा। इनसे तो छत्रपति साहू जी से, वही साहू जी जो अंतिम छत्रपति थे। ठीक है, कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगी। तब साहू जी ने रिएक्शन दिया कि निसंदेह आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, यानी कि बाजीराव प्रथम किनके बेटे थे? बालाजी विश्वनाथ के। और बालाजी विश्वनाथ भी एक योग्य योग्य पेशवा थे। ठीक है, वही है कि आप निसंदेह एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं और आपके प्रयास से मराठा साम्राज्य का पताका कटक से अटक तक लहराएंगे। कटक उड़ीसा का एक जगह है। ठीक है, और अटक अफ़गानिस्तान का एक जगह है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उड़ीसा से लेकर के अफ़गानिस्तान तक हम ही लोग का केवल मराठा साम्राज्य का ही पताका लहराया जाएगा। किनके प्रयास से? तो बाजीराव प्रथम के प्रयास से। ठीक है, अब उसके बाद 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के द्वारा 500 घुड़सवार लेकर के मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए, जब बाजीराव प्रथम का समय आया तो इस समय दिल्ली में यानी कि मुगल वंश में कौन शासन कर रहा था? तो मोहम्मद शाह। ठीक है,
तो 500 घुड़सवार के साथ मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया गया। इतना ही नहीं, आक्रमण करने के साथ ही पूरा दिल्ली को इसने लूट भी लिया। और पूरा दिल्ली को लूटने के साथ ही एक समझौता किया मोहम्मद शाह से कि देखिए आप मुझे 5 लाख प्रतिवर्ष दीजिए, ठीक है, और बदले में मैं आपको, यानी कि ये बात बाजीराव प्रथम बोल रहा है, बाजीराव प्रथम बोल रहा है मोहम्मद शाह से कि एक काम कीजिए मोहम्मद शाह, आप मुझे 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष दीजिए और बदले में मैं आपको सुरक्षा दूंगा। सुरक्षा किस प्रकार से ना, जब कोई भी आपको कोई विदेशी सैन्य में, मतलब विदेशी आक्रमण में किसी प्रकार का कोई मदद लेना रहेगा तो आप मुझे याद कीजिएगा, मैं आपको मतलब सेना का मदद दूंगा, ठीक है। ये बात कौन बोलता है? बाजीराव प्रथम, ठीक है। जब ये संधि हो जाता है तो 1739 में, यानी 2 साल बाद ही दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है। नादिर शाह कौन है? तो इन्हें एशिया का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में इतना ही जानना है अभी फ़िलहाल। नादिर शाह एशिया का नेपोलियन कहा जाता है और भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि हम लोग जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग जब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बता दिया जाएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। तो एशिया का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, या इनका आक्रमण हो जाता है दिल्ली पर, ठीक है। लेकिन बाजीराव ने कोई मदद नहीं दी। यहाँ पे यही संधि हुआ था कि देखिए मोहम्मद शाह, आप मुझे 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष दीजिए, बदले में मैं आपको सैन्य मदद दूंगा। किसी भी प्रकार का आपको जब मदद पड़ेगी तो मुझे याद कीजिएगा, मैं आपको मदद दूंगा। और यहाँ पे मोहम्मद शाह ने, नादिर शाह को बुलाया गया मदद के लिए, लेकिन बाजीराव ने यहाँ पर मोहम्मद शाह ने बाजीराव को मदद के लिए बुलाया, लेकिन बाजीराव ने कोई मदद नहीं दिया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कहानी को आगे। अब बाजीराव प्रथम क्या करता है? पुर्तगालियों से सालसेट और वसीन का महल छीन लेता है, ठीक है। पुर्तगालियों से सालसेट का महल और वसीन का महल छीन लेता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको केवल पढ़ लीजिए एक बार। बाजीराव प्रथम का जो संबंध था वो मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला से था, ठीक है। इसको भी केवल एक बार आप रीडिंग कर लीजिए। तो ये था हम लोग का बाजीराव प्रथम। शाहू जी ने बाजीराव प्रथम के समय ही पूरे मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघ में बांट दिया गया, ठीक है। तो एक बार समाप्त करते चीज़ों को, क्या क्या पढ़ें। तो बाजीराव प्रथम सबसे पहले क्या करते हैं? तो गोरिल्ला पद्धति का सबसे ज़्यादा प्रयोग बाजीराव प्रथम के द्वारा किया जाता है, जिस कारण से बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा भी बोला जाता है। ये काफ़ी योग्य शासक थे। इसने हैदराबाद के जो शासक थे उनको निज़ाम कहा जाता है। तो निज़ामुल मुल्क यानी कि चिंगलीज़ खान को पराजित कर देता है। इनके साथ मुंशी शिवगांव की संधि हो जाता है और बाजीराव प्रथम शाहू जी के पास जाकर बोलते हैं कि एक काम कीजिए, हम लोग जो भारत का जो सबसे पुराना जड़ है, ठीक है, वो कहाँ पे? दिल्ली में मुगल वंश, वहीं पे डायरेक्ट वार करते हैं हम लोग, है ना। आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगी। तब शाहू जी ने रिएक्शन देते हैं कि निसंदेह आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं और आपके प्रयास से मराठा साम्राज्य का पताका कटक से अटक तक लहराए जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा अखंड भारत तक, ठीक है, उड़ीसा से लेकर के अफ़गानिस्तान तक हम ही लोग का पताका लहराया जाएगा। उसके बाद बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवार के साथ मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर देते हैं। इस समय मुगल में मोहम्मद शाह का शासन रहता है। वहाँ पर आक्रमण करते हैं, वहाँ पे दिल्ली को पूरी तरीके से लूट लेते हैं और मोहम्मद शाह से एक संधि करते हैं कि मोहम्मद शाह आप मुझे 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष दीजिए, बदले में मैं आपको सैन्य मदद दूंगा। लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है तो मोहम्मद शाह को कोई मदद नहीं देता है। कौन? बाजीराव प्रथम, ठीक है। उसके बाद पुर्तगालियों से सालसेट का महल, वसीन का महल छीन लिया जाता है और जो बाजीराव प्रथम का जो संबंध था वो मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला से था, ठीक है। शाहू जी ने बाजीराव प्रथम के समय में ही
मराठा साम्राज्य को 5 भागों में बांट दिया था, क्योंकि साहू जी का एज कुछ ज़्यादा ही हो गया था यहाँ पे तक। ठीक है, तो साहू जी ने अपने मृत्यु से पहले ही पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य को ये 5 भागों में बांटा था, 5 परिसंघों में। इनको याद रख लीजिएगा। सबसे पहले है बड़ौदा। बड़ौदा का जो प्रशासक था उसको गायकवाड़ को, मतलब गायकवाड़ बोला जाता है। पूना का पेशवा, पूना का जो पूना परिसंघ था उसको पेशवा को दिया गया। ये नागपुर परिसंघ को भोसले के हवाले किया गया, और इंदौर को होलकर के हवाले, और ग्वालियर को सिंधिया। ठीक है, ये प्रशासक है ये सब। ठीक है, प्रशासक बड़ौदा, गायकवाड़, पूना, पेशवा, नागपुर, भोसले, इंदौर, होलकर, ग्वालियर, सिंधिया। इसको याद करते हैं। बड़ौदा गुजरात वाला एरिया। ठीक है, तो वहाँ पे इसका जो प्रशासक थे वो थे गायकवाड़। पूना का कौन था? तो पेशवा। तो प से पूना, प से पेशवा याद हो जाएगा। फिर है नागपुर, भोसले। तो नाग यानी कि नाग सांप को देखते हैं तो हम लोग उसको भौंसते हैं, यानी कि उसको कुछ लकड़ी वगैरह या फिर लोहा वगैरह भौंक के मार देते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इंदौर से आप होलकर याद रख लीजिए, लास्ट में र और र है, लिंक कर लीजिए चीज़ों को। फिर है ग्वालियर, सिंधिया। तो शाम के टाइम पे ग्वाला सब क्या करता है? अपना बैल वगैरह घर ले आता है। इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक लगा दिया हम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है बालाजी बाजीराव, अगला पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव, 1740 से 1761। ये डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनको नाना साहब भी बोला जाता है। ठीक है, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार और मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बोला जाता है नाना साहब को, यानी कि बाजीराव, ये बालाजी बाजीराव को। समझते हैं कैसे। ये जो बालाजी बाजीराव हैं, तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी बोला जाता है। इनके समय मराठा साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक होता है। ठीक है, जिस कारण से इसको मराठा का दूसरा संस्थापक भी बोला जाता है। इनको याद रखिएगा। अब फिर से हम चीज़ों को रिलेट करते हैं। मराठा का जो सबसे पहला संस्थापक थे वो कौन थे? शिवाजी, प्रथम संस्थापक। और अगर सेकंड संस्थापक बोलेंगे तो हो जाएगा बालाजी बाजीराव, यानी कि नाना साहब। फिर है 1749 में छत्रपति साहू जी की मृत्यु हो जाती है। फिर संगोले की संधि होता है, जिसमें छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया जाता है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें सीधा सीधे फैक्ट्स हैं, इसको याद रख लीजिए। देखिए, जहाँ याद रखने का चीज़ है उस वहाँ पे आप याद रख लीजिए, और जहाँ पे समझने का चीज़ है वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। अल्टीमेटली हमको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने से मतलब है। ठीक है, इसलिए जहाँ ज़रूरत पड़ता है समझने का वहाँ हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, और जहाँ याद करने का फैक्ट्स है वहाँ पे सीधा सीधे याद करके पार कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बालाजी बाजीराव में ज़्यादा लंबा फैक्ट्स नहीं है, सीधा सीधे याद रख लीजिए कि इनको नाना साहब बोला जाता है, और इनके समय साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार माना जाता है, जिस कारण से इसको मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, और इसके टाइम पे संगोले की संधि के तहत छत्रपति के पद को समाप्त किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है 1752 में झलकी की संधि होता है। इसमें हैदराबाद के निज़ाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेती है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझने वाली बात है, समझिए। जब बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के जो शासक था, हैदराबाद के शासक, क्या नाम था उनका? निजामुल मुल्क, यानी कि चिंगीज़ खान। ठीक है, चिंगीज़ खान, तो उनको पराजित करके मुंशी शिवगांव की संधि करता है। ठीक है, उसमें केवल एक छोटा सा संधि होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इस बार झलकी की संधि में पूरा का पूरा हैदराबाद को ही मराठों की अधीनता स्वीकार, क्या बोलते हैं उसको, हैदराबाद को, यानी कि पूरा का पूरा हैदराबाद को ही मराठों की अधीनता स्वीकार करना पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि बाजीराव प्रथम के समय हैदराबाद को
हैदराबाद के साथ जो संधि होता है मुंशी सेवगा की संधि, वो केवल कुछ ही बातों को, मतलब उसमें पूरा का पूरा हैदराबाद मराठों के अधीन नहीं आता है, लेकिन झलकी की संधि के तहत पूरा का पूरा हैदराबाद ही मराठों के अधीन आ जाता है। ठीक है, ये दोनों ही संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मराठों क्या बोलते हैं, मुंशी सेवगांव की संधि होता है बाजीराव प्रथम के समय, और झलकी की संधि होता है बालाजी बाजीराव के समय। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मुंशी सेवगांव की संधि, मुंशी सेवगांव की संधि में क्या होता था, तो इसमें हैदराबाद को मराठों की अधीनता केवल स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन झलकी की संधि के तहत पूरा का पूरा हैदराबाद को ही मराठों की अधीनता स्वीकार करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे हैदराबाद पूरी तरीके से मराठा साम्राज्य में मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1761 में, ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1761 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा साम्राज्य। इसमें मराठों का पराजय हो जाता है, यानी मराठा साम्राज्य हार जाता है। ठीक है, यानी कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच जो युद्ध होता है, कहाँ पे, हरियाणा की एक जगह है। ठीक है, पानीपत, वहाँ पे युद्ध होता है, और ये पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। ठीक है, पहला और सेकंड युद्ध कब होता है, तो पहला युद्ध होता है 1526 में, ये जब हम लोग मिडिवल पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, अकबर वर्सेस हेमू के बीच। और जो 1526 में जो युद्ध होता है वो इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर होता है। ठीक है, सेकंड जो युद्ध होता है वो होता है अकबर वर्सेस हेमू। ये हम लोग जब मिडिवल पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी यहाँ पे दिमाग नहीं लगाते हैं। अभी केवल तीसरा युद्ध याद रखिए कि 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। इसमें मराठों की पूरी तरीके से पराजय हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही मराठा साम्राज्य हारता है तो ये खबर सुनता है बालाजी बाजीराव, और यही बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो जैसे बालाजी बाजीराव ये खबर सुनता है तो उसको ये खबर सुनकर डेथ, यानी कि मृत्यु हो जाती है उनके। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, इसको याद रखिएगा। अब देखिए अभी क्या हो रहा है, जैसे पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा हारता है तो यहाँ पे एक दिल्ली साइड में शासन कर रहा है मुगल वंश, और अभी अंग्रेज़ों का भी एंट्री हो चुका है हमारे भारत में। ठीक है, और यहाँ पे अभी मराठा साम्राज्य, तो जैसे मराठा साम्राज्य का हार होती है तो सिडनी ओपन एक इतिहासकार है। ठीक है, इन्होंने बताया कि पानीपत का तीसरा युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा, लेकिन यह सिद्ध जरूर कर दिया कि भारत में किसका शासन नहीं होगा। यानी कि अभी तक 3 साम्राज्य पिक्चर में, एक मुगल, एक अंग्रेज, एक मराठा। जैसे मराठा साम्राज्य हार गया पानीपत का तीसरा युद्ध, तैसे इतना तो फिक्स हो गया कि अब मराठा साम्राज्य चलने वाला नहीं है, या तो मुगल वंश या तो अंग्रेज का कब्जा होगा भारत में। ठीक है, तो वही चीज़ लिखे हैं सिडनी ओपन ने कि पानीपत का तीसरा युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा, लेकिन यह सिद्ध जरूर कर दिया कि भारत में किसका शासन नहीं होगा, और वो है मराठा साम्राज्य। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है माधव नारायण राव। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको केवल पढ़ के पार कीजिए। इनके समय मराठा साम्राज्य की खोई शक्तियाँ वापस मिलने लगी। ये एक योगी पेशवा थे, बस। फिर है नारायण राव, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका कार्यकाल काफ़ी छोटा था। इनका चाचा रघुनाथ द्वारा इनकी हत्या किया गया। फिर है माधवराय सेकंड, ये अल्पायु था। ठीक है, अब देखिए माधवराय सेकंड ये जो थे ये एक अल्पायु थे, यानी कि इनका एज बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है, अब जब इनका एज बहुत ज़्यादा नहीं था तो ये शासक तो बन गए, लेकिन इसको शासन संभाल नहीं पाएंगे ये, तो इसीलिए शासन को संभालने के लिए 12 भाई परिषद का एक ग्रुप बनाया गया। इसमें 12 मंत्रियों का एक समूह होता था। ठीक है, और 12 मंत्रियों के समूह में जो प्रमुख होते हैं, मतलब प्रमुख थे,
वो थे नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1775 में रघुनाथ राव अंग्रेज के साथ सूरत की संधि करते हैं। क्योंकि देखिए रघुनाथ शाह जो थे ना, इनको शासक बनने का पूरा जोर लगा हुआ था कि हमको शासक बनना है कैसे भी करके, चाहे जो करना पड़े हमको, ठीक है। तो इसने अंग्रेज़ों का हेल्प लिया, अंग्रेज़ों को बोला कि एक काम कीजिए, हमको कैसे भी करके शासक बनाइए, बदले में मैं आपको उपहार में वसीन और सालसेट का महल गिफ्ट में देता हूँ, ठीक है। और अंग्रेज़ों को वसीन का महल और सालसेट का महल गिफ्ट में दे दिया। कौन? ये रघुनाथ शाह। और जब रघुनाथ शाह ने वसीन का महल और सालसेट का महल अंग्रेज़ों को दिया, बदले में अंग्रेज़ों ने रघुनाथ शाह को शासक बनाया ही नहीं, ठीक है। अब जैसे शासक नहीं बनाया तो अब हो रहा है, मतलब अब अंग्रेज़ों के बीच और मराठों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गया। और यही तनाव की स्थिति 3 आंग्ल मराठा युद्ध का रूप ले लिया, जिनमें से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हम लोग पढ़ेंगे, द्वितीय पढ़ेंगे और तीसरा पढ़ेंगे। उससे पहले ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बाजीराव सेकंड जो थे वो अंतिम पेशवा थे, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, 1778 से 1782। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें केवल यही याद रखिए कि इसका इस समय मतलब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल यानी कि वही यूरोपियन लोग, ठीक है, और मराठा साम्राज्य के बीच हो रहा है, इसीलिए आंग्ल मराठा युद्ध। इसका जो अध्यक्ष थे वो थे, मतलब इस युद्ध में अध्यक्ष में जो थे वो थे महादजी सिंधिया, ठीक है। और इसमें जो संधि होता है वो होता है सालाबाई की संधि, ठीक है। सालाबाई की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त होता है। तो केवल इतनी इंपॉर्टेंट, इसमें ज़्यादा इसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध महादजी सिंधिया की अध्यक्षता में होता है और सालाबाई संधि के तहत, या फिर सालबाई भी लिखा रहता है कहीं कहीं, सालबाई संधि के तहत ये युद्ध समाप्त होता है। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा याद रखिए कि वसीन की संधि के तहत ये वाला समाप्त होता है, ठीक है। इसमें पेशवा बाजीराव सेकंड अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। फिर है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ये पूना की संधि के तहत समाप्त होता है, ठीक है, पूना की संधि। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जिसका अध्यक्षता महादजी सिंधिया मतलब इस युद्ध की अध्यक्षता महादजी सिंधिया कर रहे थे और सालाबाई संधि के तहत ये समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वसीन के संधि के तहत समाप्त हुआ। इसमें पेशवा बाजीराव सेकंड ने अंग्रेज़ों की अधीनता पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया। फिर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध ये पुणे की संधि के तहत समाप्त होता है, ठीक है। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद इतना सारा संधि हुआ जो आपको याद रखना है। पूना का जो एरिया था वहाँ का प्रशासक को पेशवा बोला जाता था। अभी बताएं तो पूना का जो पेशवा था, यहाँ पे पूना की संधि होता है। नागपुर वाला एरिया के साथ यहाँ का प्रशासक भोसले, यहाँ पे नागपुर का संधि होता है। इंदौर का जो क्षेत्र था यहाँ का प्रशासक होलकर, यहाँ पे मंदसौर की संधि होता है। और ग्वालियर जो क्षेत्र था यहाँ पे सिंधिया, यहाँ पे ग्वालियर की संधि होता है। सब सेम है, बट आपको ये थोड़ा सा अंतर है। इंदौर में मंदसौर का संधि, तो दौर और सौर से याद रख सकते हैं, सिमिलर नेम में याद हो जाएगा, ठीक है। फिर है अंतिम पेशवा, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, जिनका पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दिया, अतः उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, समझिए। अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव दो, ठीक है। सॉरी, थोड़ा हैंग हो गया था। तो बाजीराव दो अंतिम पेशवा थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि एक काम करते हैं, बाजीराव दो को हम लोग पेंशन देके
किसी दूसरे जगह भेज देते हैं। ठीक है, तो वही किया। तो बाजीराव सेकंड को पेंशन भोगी बना करके कानपुर भेज दिया गया। ठीक है, और इनको लगातार पेंशन देता गया। और इसके बाद इनका जो बेटा हुआ, सॉरी, इनका कोई अपना बेटा नहीं हुआ। ठीक है, तो इनका गोद लिया हुआ बेटा था, उनका नाम था नाना साहब। और अंग्रेज़ों ने इनका पेंशन बंद करा दिया। ठीक है, तो जैसे नाना साहब का पेंशन बंद करा दिया ना, तो नाना साहब ने अपना भड़ास निकालने के लिए 1857 के क्रांति में भाग लिया। ठीक है, अब देखिए, कोई भी इंसान अगर अपना एरिया से लगातार अगर दूर रहने लगता है ना, तो अपना एरिया को भूलने लगता है। तो अंग्रेज़ों ने वही दिमाग लगाया कि बाजीराव सेकंड को फ़िलहाल अभी ये अंतिम पेशवा थे, इनको बाहर भेज देते हैं। तो भेज दिया कानपुर और पेंशन भी देने लगा। ठीक है, काफ़ी दिनों तक पेंशन देने के बाद यहाँ पे अंग्रेज़ कहाँ शासन करने लगे? मराठा साम्राज्य में। मराठा साम्राज्य में पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया और बाजीराव सेकंड को पेंशन देके कानपुर में रखा गया। उसके बाद इनका जो गोद लिया हुआ बेटा था, जिसका नाम था नाना साहब, इनका पेंशन दिया बंद करवा करके। ठीक है, तब नाना साहब ने इसी चीज़ का बदला लेने के लिए 1857 के क्रांति में भाग लिया, जिसमें अंग्रेज़ों को अंग्रेज इसमें बहुत ज़्यादा मतलब धोया गया, मतलब अंग्रेज़ों को अच्छा से बदला लिया। कौन? ये नाना साहब। ठीक है, तो खैर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीधा सीधे आपको याद रखना है कि अंतिम पेशवा जो थे वो थे बाजीराव सेकंड। इनको जो दत्तक पुत्र था यानी गोद लिया हुआ पुत्र नाना साहब, इनका पेंशन रोक दिया गया, जिस कारण से नाना साहब ने 1857 का विद्रोह में भाग लिया। ठीक है, तो ये था हम लोग का मराठा साम्राज्य। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं चीज़ों को अच्छा से, लास्ट में हुआ क्या। देखिए, अंतिम शासक थे बाजीराव द्वितीय। जब बाजीराव द्वितीय को कानपुर भेजा गया तो मराठा साम्राज्य में बचा कौन? केवल और केवल अंग्रेज। यानी कि पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य में किसका शासन स्थापित हो गया? अंग्रेज़ों का। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेज़ों का कब्जा महाराष्ट्र वाला यानी कि मराठा साम्राज्य में हो जाता है। तो ये थी आज का वीडियो। ठीक है, यहाँ पे मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से आपका ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरीके से आगमन हुआ। ठीक है, और उसके बाद 1857 का विद्रोह पढ़ना है और इस तरह करके धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।